नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए दोस्तों, हम ग्राम पंचायत पर डिस्कस कर रहे थे। ग्राम पंचायत के जितने भी पदाधिकारी होते हैं, चाहे पंच की बात करें, चाहे सरपंच की बात करें, चाहे उप सरपंच की बात करें, सब पे हम डिस्कस करना चालू कर दिए थे। हम पंच को पढ़ चुके हैं, सरपंच को भी पढ़ चुके हैं। इसी कड़ी में दोस्तों हम स्थानापन्न सरपंच क्या होता है, बहिर्गामी सरपंच का कंसेप्ट क्या कहता है, इसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे उप सरपंच। अगर पूछे दोस्तों, हम धारा 17 से प्रारंभ करते हैं। धारा 18 नहीं है, ये धारा 17 है। धारा 17, धारा 18 में तो बहिर्गामी सरपंच है। ठीक, तो धारा 17 का जो प्रावधान है क्या है, सरपंच एवं उप सरपंच का निर्वाचन है। सरपंच एवं उप सरपंच का निर्वाचन धारा 17 में है। सरपंच को हम पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे उप सरपंच को। यदि आपसे पूछे उप सरपंच का पद कौन से धारा में है, तो आंसर होगा धारा 17 में। धारा 17 में सरपंच और उप सरपंच का पद है। ठीक ना। तो देखिए, धारा 17 के अंतर्गत क्या कहता है कि प्रत्येक पंचायत में, प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक उप सरपंच होगा। उप सरपंच होगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत में ना एक उप सरपंच होगा। उप सरपंच का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक, लिखिए यहां पर हेडिंग बनाइए, उप सरपंच का निर्वाचन। उप सरपंच का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, लेकिन इसका प्रक्रिया क्या है, कौन निर्वाचन कराता है, सम्मेलन कौन बुलाएगा इसके लिए, इसके संबंध को भी हम समझ लेते हैं। राइट, देखिए, लिखिए, तहसीलदार प्रत्येक निर्वाचन के पश्चात, लिखिए, जो तहसीलदार होते हैं ना, तहसीलदार प्रत्येक निर्वाचन के पश्चात एक शब्द यूज कर रहा हूं मैं, यथाशीघ्र। टाइम नहीं बता रहा हूं ना, कि तहसीलदार इसके लिए विहित अधिकारी है, ये बात तो पता है। कि उप सरपंच के निर्वाचन के लिए बैठक या सम्मेलन कौन बुलाता है, तो आंसर होगा तहसीलदार बुलाता है। ठीक, तो तहसीलदार प्रत्येक निर्वाचन के पश्चात यथाशीघ्र शब्द प्रयोग किया गया है, यथाशीघ्र। उप सरपंच के निर्वाचन के लिए, उप सरपंच के निर्वाचन के लिए निर्वाचित पंचों तथा सरपंच का एक सम्मेलन बुलाएगा। ठीक है जी, सम्मेलन बुलाएगा। समझ लेते हैं आगे की कार्यवाही को। जैसे ही पंच और सरपंच का चुनाव होता है, निर्वाचित हो जाते हैं, तो तहसीलदार यथाशीघ्र, इसमें टाइम नहीं बताया गया कि 3 दिन पहले, 15 दिन पहले, इसमें टाइम नहीं बताया गया है। यथाशीघ्र शब्द का प्रयोग किया गया है, यथाशीघ्र। उप सरपंच के निर्वाचन के लिए निर्वाचित पंचों तथा सरपंच का एक सम्मेलन बुलाएगा। ठीक है, मतलब उस सम्मेलन में प्रत्येक सरपंच भी शामिल होगा और प्रत्येक पंच भी शामिल होगा। अर्थात उप सरपंच के निर्वाचन में सरपंच भी भाग लेते हैं और पंच भी भाग लेते हैं। ग्राम पंचायत के पंच और सरपंच दोनों उप सरपंच के निर्वाचन में भाग लेते हैं। ठीक, समझ रहे हैं ना।
लिखिए तो क्या होगा, उस सम्मेलन में ही तो चुनाव किया जाएगा। तो सम्मेलन में निर्वाचित पंचों में से, लिखिए इस सम्मेलन बुलाया गया, इसी सम्मेलन में, लिखिए सम्मेलन में निर्वाचित पंचों में से, पंचों में से, निर्वाचित पंचों में से एक उप सरपंच का निर्वाचन किया जाएगा। एक उप सरपंच का निर्वाचन किया जाएगा, किया जाएगा। ठीक भाई, जो सम्मेलन बुला रहा है वह सम्मेलन तो तहसीलदार बुला रहा है, अर्थात उप सरपंच के निर्वाचन के लिए विहित अधिकारी कौन होता है, तो आंसर होगा तहसीलदार होता है। तहसीलदार जैसे सम्मेलन बुलाया तो उस सम्मेलन में चुनाव होगा, किसका, उप सरपंच का। उप सरपंच को कौन चुनेंगे, तो पंच और सरपंच चुनते हैं। किसे चुनते हैं, तो पंच में से किसी एक पंच को चुनते हैं। इस प्रयोजन के लिए सरपंच को पंच माना जाता है, याद रखना है। इस प्रयोजन के लिए मतलब धारा 17 को अप्लाई करने के लिए, इस प्रयोजन के लिए सरपंच को भी एक पंच माना गया है, याद रखना है। ठीक, मान लो उप सरपंच के चुनाव में, उप सरपंच के चुनाव में मत बराबर होने पर, मत बराबर होने पर, मत बराबर होने पर लॉटरी निकाली जाती है, लॉट निकाली जाती है, लॉटरी निकाली जाती है। मान लो उप सरपंच को पंच भी चुनते हैं, पंच भाग लेते हैं और सरपंच भाग लेते हैं। मान लो सरपंच और पंच मिला के कुल 12 मेंबर थे, 12 मेंबर ने उप सरपंच को चुने, तो 6-6 वोट आ गया, तो मत बराबर हो गया। तो मत बराबर होने की स्थिति में चिट निकाला जाता है, लॉटरी निकाला जाता है, अर्थात लॉट पद्धति का पालन किया जाता है। ठीक है जी, लॉट पद्धति का क्या किया जाता है, पालन किया जाता है। ठीक, यहां से क्लू याद रखना है, एक चीज यहां तक समझ में आ गया होगा। लिखिए, एक और दिखाई दे रहा है ना, लिखिए, यदि सरपंच ना आरक्षित वर्ग का है, क्या, यदि यह सरपंच साहब आरक्षित वर्ग, आरक्षित वर्ग का है, आरक्षित वर्ग मतलब एससी, एसटी, ओबीसी या महिला है, यदि सरपंच आरक्षित वर्ग का है, एससी, एसटी, ओबीसी या महिला है, तो उप सरपंच अनरिजर्व कैटेगरी का होगा, मतलब सामान्य कैटेगरी का होगा। अनरिजर्व कैटेगरी में एससी, एसटी, ओबीसी, महिला भी आ जाता है। समझ में आ रहा है ना। यदि सरपंच एससी, एसटी, ओबीसी, महिला नहीं है, तो उप सरपंच एससी, एसटी, ओबीसी या महिला होगा। यदि सरपंच आरक्षित है तो उप सरपंच अनरिजर्व कैटेगरी का होगा। यदि सरपंच अनारक्षित है, अनरिजर्व कैटेगरी का है, तो उप सरपंच रिजर्व कैटेगरी का होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा यहां तक, क्लियर दोस्तों। चलिए, अब उप सरपंच की कुछ योग्यता होती है,
उस योग्यता को हम समझ लेते हैं। तब तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट्स बना लीजिए। चलिए बात करते हैं हम योग्यता की। लिखिए, उप सरपंच की योग्यता। उप सरपंच की क्या क्या योग्यता है, ये दोस्तों आपको धारा 17 में ही बताया गया है। धारा 17 में क्या, पंच के रूप में निर्वाचित किए जाने योग्य होना चाहिए। पंच के रूप में निर्वाचित होने के लिए योग्य हो। ठीक, पंच के रूप में निर्वाचित होने के लिए योग्य हो, अर्थात जो आयु है, आयु 21 वर्ष पूर्ण कर चुका हो, 21 वर्ष पूर्ण कर चुका हो आयु को, मतलब उम्र, राइट। संसद या विधानसभा का मेंबर नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है, संसद या राज्य विधानसभा का सदस्य ना हो, ठीक। तीसरा, सहकारी समिति का सभापति एवं उप सभापति ना हो, उप सभापति ना हो। सहकारी समिति का सभापति एवं उप सभापति नहीं होना चाहिए, लेकिन सहकारी समिति का सदस्य हो सकता है, मतलब सहकारी समिति का सदस्य उप सरपंच या सरपंच बन सकता है, लेकिन सभापति और उप सभापति नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, उप सरपंच के कुछ दायित्व होते हैं। उप सरपंच का दायित्व, उप सरपंच का दायित्व क्या है, इसको हम समझ लेते हैं। तो उप सरपंच ग्राम पंचायत के, उप सरपंच का पहला दायित्व क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो ग्राम पंचायत के शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण समिति का पदेन सभापति होता है। समाज कल्याण समिति का पदेन सदस्य होता है, पदेन सदस्य होता है। दूसरा देखिए आप, दूसरा क्या है? सरपंच की अनुपस्थिति में, मान लो सरपंच अनुपस्थित है, सरपंच अनुपस्थित स्थित है ना, ये अनुपस्थित, तो ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की अध्यक्षता करता है।
अध्यक्षता। मान लो सरपंच अनुपस्थित है मेरे प्यारे बच्चों, तो ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता उप सरपंच करता है। ग्राम पंचायत की बैठक की अध्यक्षता उप सरपंच करता है। ठीक ना, यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम उप सरपंच के पदमुक्ति को भी समझ लेते हैं। कितने प्रकार से पदमुक्त किया जा सकता है, चलिए लिख लिए होंगे तो स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट्स बना लीजिए पॉज करके वीडियो को। चलिए, उप सरपंच की पदमुक्ति पदमुक्ति कितने तरह से पदमुक्त किया जा सकता है। तो पहले आप जानते हैं दोस्तों, पहला क्या है पदमुक्ति के अविश्वास प्रस्ताव द्वारा, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा। धारा 21 देखिए, अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, इसका प्रक्रिया धारा 21 में दिया हुआ है। तो इसके प्रक्रिया को हम एक साथ पढ़ लेंगे, क्योंकि ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और जनपद पंचायत का प्रक्रिया एक ही है, कुछ कुछ बस अंतर है दिन में और विहित अधिकारी में। उसको एक साथ हम टेबल के माध्यम से पढ़ लेंगे जब हम पद हटाने का प्रावधान पढ़ेंगे तब। ठीक ना। दूसरा, उप सरपंच को प्रत्यावर्तन वापस बुलाना, रिकॉलिंग प्रोसेस से नहीं हटाया जा सकता, लेकिन इसको पंच के रूप में लिखिए, उसे पंच के रूप में प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। इसे पंच के रूप में प्रत्यावर्तन किया जा सकता है। इसको पंच के रूप में प्रत्यावर्तन किया जा सकता है धारा 21A के तहत। ठीक। तीसरा, उप सरपंच भी त्याग पत्र देता है जी, त्याग पत्र धारा 37 के तहत त्याग पत्र देता है। तो किसे त्याग पत्र दे सकता है, तो जिला संयुक्त पंचायत को, जिला संयुक्त संचालक लिखिए, जिला संयुक्त संचालक एवं उप संचालक पंचायत को, उप संचालक पंचायत को त्याग पत्र दे सकता है। ठीक है जी, उप संचालक पंचायत को क्या दे देगा, त्याग पत्र दे देगा। इसको सस्पेंड भी किया जा सकता है, निलंबन भी किया जा सकता है, निलंबन धारा 39 के तहत। पांचवा, पद से हटाना, पद से हटाना धारा 40 के तहत, पद से हटाया जाता है धारा 40 के तहत, और पद से निलंबित किया जाता है धारा 39 के तहत। ठीक है जी, समझ में आ गया होगा। उप सरपंच का पद कुछ मामलों में रिक्त भी हो जाता है। चलिए यहां तक लिख लिए होंगे, ऐसे पदमुक्ति किया जा सकता है। और भी बहुत सारे कारण है पदमुक्ति के, है ना, उसको भी हम बाद में समझ लेंगे जब हम पदमुक्ति का कंसेप्ट पढ़ेंगे तब। ये इसका रीजन है जो संविधान प्रावधान है। कुछ और भी है जिसमें अयोग्य घोषित हो जाता है। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखिए, उप सरपंच की पद रिक्त, उप सरपंच का पद रिक्त की पद रिक्त कब होता है, उप सरपंच का पद रिक्त कब होता है, इसके लिए दो कंडीशन है। इसके लिए क्या, दो कंडीशन है मेरे प्यारे बच्चों। पहला, संसद व विधानसभा का सदस्य बनने पर। लिखिए,
संसद का किसी भी सदन ना, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा या विधानसभा, विधान सभा का सदस्य बनने पर, सदस्य बनने पर, संसद या विधानसभा का सदस्य बनने पर उस तारीख से उप सरपंच का पद रिक्त समझा जाएगा जिस तारीख से इन्होंने संसद का या विधानसभा का सदस्यता ग्रहण की है। सदस्यता ग्रहण करने की तारीख से उसका पद रिक्त समझा जाएगा। इसको हटाने की जरूरत नहीं है, त्याग पत्र देने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक वो पद रिक्त समझा जाता है, रिक्त हो गया। दूसरा, सहकारी समिति, सहकारी समिति का सभापति बन जाए, सभापति या उप सभापति बनने पर, उप सभापति बनने पर उसका पद रिक्त समझा जाएगा जिस तारीख से उन्होंने सहकारी समिति का सभापति या उप सभापति पद ग्रहण किया है उस तारीख से उसका पद रिक्त समझा जाएगा उप सरपंच के लिए। लेकिन अगर यदि सदस्य बनता है, सहकारी समिति का सदस्य है, तो रिक्त नहीं समझा जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, चलिए आगे बढ़ते हैं जी, इसकी शॉट ले लीजिए। देखिए धारा 19 पे आते हैं हम। धारा 19 क्या कहता है, देखिए ध्यान से। धारा 19 में प्रावधान क्या है, निर्वाचन की अधिसूचना, निर्वाचन की अधिसूचना। क्या निर्वाचन की अधिसूचना, तो समझिए, सरपंच, उप सरपंच और पंचों के प्रत्येक निर्वाचन को विहित प्राधिकारी द्वारा ऐसे रीति में जैसा कि विहित किए जाए प्रकाशित किया जाएगा कि फला व्यक्ति पंच बने हैं, फला व्यक्ति सरपंच बने हैं, फला व्यक्ति उप सरपंच बने हैं। इसका निर्वाचन की अधिसूचना, निर्वाचन की अधिसूचना निर्वाचन की विहित प्राधिकारी द्वारा ऐसे रीति में जैसा कि विहित किया जाए प्रकाशित किया जाएगा। तो इसके निर्वाचन की जो अधिसूचना है, नोटिफिकेशन है, कौन जारी करता है दोस्तों, तो याद रखना है विहित अधिकारी। और इसके लिए जो विहित अधिकारी अगर पूछे तो कौन है, तो उपखंड अधिकारी होता है, उपखंड अधिकारी। उपखंड अधिकारी राजस्व होता है, एसडीओ। उपखंड अधिकारी राजस्व होता है जिसे एसडीओ कहा जाता है। ठीक है ना, यहां तक समझ में आ गया होगा कि ग्राम पंचायत की निर्वाचन की अधिसूचना अर्थात सरपंच, उप सरपंच और पंच की निर्वाचन की अधिसूचना जारी कौन करता है, तो उपखंड अधिकारी राजस्व करता है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं हम, आते हैं ग्राम पंचायत का सचिव। हम ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों पर डिस्कस कर रहे हैं जिसपे हम पंच को पढ़ चुके हैं, सरपंच को पढ़ चुके हैं। सरपंच के तहत भी कंसेप्ट होते हैं कि बहिर्गामी सरपंच, स्थानापन्न सरपंच। उसके बाद हम उप सरपंच को पढ़े, इन सब का अधिसूचना, इन सब के निर्वाचन की अधिसूचना जारी कौन करता है ये पढ़ चुके हैं। अब हम ग्राम पंचायत का सचिव जो अगला पदाधिकारी है, पदाधिकारी है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ग्राम पंचायत का सचिव, देखिए ग्राम पंचायत का सचिव ग्राम पंचायत का प्रशासनिक प्रमुख होता है। लिखिए, ग्राम पंचायत का प्रशासनिक ना प्रमुख, प्रशासनिक प्रमुख होता है ग्राम पंचायत का। ठीक है ना, प्रावधान किसमें है, प्रावधान धारा 69 में है। नियुक्ति कौन करता है, तो समझ लेते हैं नियुक्ति कौन करेगा। देखिए ग्राम पंचायत का सचिव का पद अगर पूछे तो आंसर होगा धारा 69 में। धारा 69 में सचिव का पद है, सचिव। इसी में बताया गया कि ग्राम पंचायत के सचिव को अपॉइंट, नियुक्ति कौन करता है,
है ना। तो नियुक्ति या तो राज्य सरकार खुद करेगा, राज्य सरकार कर सकता है, या विहित प्राधिकारी करेगा, विहित प्राधिकारी करेगा। और इसके लिए जो विहित प्राधिकारी होता है कौन होता है दोस्तों, तो याद रखना है इसके लिए विहित प्राधिकारी जिला संयुक्त संचालक, जिला संयुक्त संचालक, जिला संयुक्त संचालक या उप संचालक पंचायत, उप संचालक पंचायत क्या करता है दोस्तों, उसका नियुक्ति करता है सचिव का। सचिव की नियुक्ति धारा 69 के तहत होता है, या तो राज्य सरकार करेगा कोई वैकेंसी के माध्यम से, या जिला संयुक्त संचालक या उप संचालक पंचायत समाज कल्याण वैकेंसी के माध्यम से किसी व्यक्ति को सचिव अपॉइंट करता है। ठीक है ना, नोट करके लिखिए, एक विशेष लिखिए, विशेष सचिव के बारे में विशेष क्या है, विशेष लिखिए, कोई व्यक्ति राइट, ग्राम पंचायत का सचिव का कार्यभार, ग्राम पंचायत का सचिव का कार्यभार ग्रहण नहीं करेगा, कार्यभार ग्रहण नहीं करेगा, ग्रहण नहीं करेगा। मान लो कोई व्यक्ति किसी ग्राम पंचायत का कार्यभार ग्रहण नहीं करेगा, कब, यदि व्यक्ति संबंधित ग्राम पंचायत की, यदि व्यक्ति संबंधित ग्राम पंचायत के पदाधिकारी का, संबंधित पदाधिकारी का क्या होना चाहिए, नातेदार है, नातेदार है। मान लो किसी ग्राम पंचायत में किसी व्यक्ति का नातेदार, चाहे साला हो, जीजा हो, भाई हो, बहन हो, माता हो, पिता हो, कोई भी हो, नातेदार, पंचायत का पदाधिकारी है, पंच है, सरपंच है, तो वह व्यक्ति उस ग्राम पंचायत में सचिव नहीं बन सकता। ठीक है ना, ये रहा आपका सचिव का नियुक्ति शर्त। ये ध्यान में कौन रखता है जी, ये ध्यान में कौन रखता है कि कोई व्यक्ति किसी ग्राम पंचायत के पदाधिकारी का नातेदार है कि नहीं है, तो समाज कल्याण विभाग, ग्राम पंचायत जो समाज कल्याण विभाग होता है, संचालक पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग, ये ध्यान में रखता है, तब जाके अपॉइंट करता है। राइट, सचिव का कार्य भी होते हैं कुछ, इतना लिख लिए। चलिए सचिव के कार्य को समझते हैं। सचिव का कार्य किसमें बताया गया है, तो धारा 72 में बताया गया है कि सचिव का कार्य क्या होंगे। सचिव का कार्य राज्य सरकार तय करता है, या जो अपॉइंट किया वो तय करता है विधि रीति से। क्या क्या कार्य हो सकते हैं, तो ग्राम पंचायत की पहली बैठक बुलाना, ग्राम पंचायत की पहली बैठक बुलाना, पहला कार्य। दूसरा, ग्राम पंचायत के अभिलेख को तैयार करना, ग्राम पंचायत के
अभिलेख को तैयार करना, ग्राम पंचायत के अभिलेख को तैयार करना। ठीक। तीसरा, ग्राम पंचायत की मासिक बैठक में आय व्यय की जानकारी देना। देखिए तीसरा, ग्राम पंचायत की वार्षिक या मासिक, लिखिए ग्राम पंचायत की मासिक बैठक में आय व्यय की जानकारी देना। ठीक, आय व्यय की जानकारी देना या जानकारी प्रस्तुत करना, यह है आपका सचिव का कार्य। अब दोस्तों, ग्राम पंचायत में कुछ अन्य अधिकारी भी होते हैं, जैसे रोजगार सहायक, कुछ सेवक होते हैं। इनको अपॉइंट कौन करता है, इनका पद को सृजित कौन करता है और किस धारा के तहत होता है, यह भी अपने आप में महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। चलिए इतना लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है, पंचायत के अन्य अधिकारी और सेवक, इसका जो प्रावधान है धारा 70 में है। प्रावधान धारा 70 में है। धारा 70 में प्रत्येक पंचायत धारा 69 के अधीन रहते हुए, लिखिए इसके बारे में कि प्रत्येक पंचायत धारा 69 के अधीन रहते हुए, प्रत्येक पंचायत अर्थात चाहे ग्राम पंचायत की बात करें, चाहे हम जनपद पंचायत की बात करें, चाहे जिला पंचायत की बात करें, प्रत्येक पंचायत धारा 69 के अधीन रहते हुए विहित प्राधिकारी के अनुमोदन से विहित प्राधिकारी की अनुमोदन से विहित प्राधिकारी के अनुमोदन से अधिकारी और सेवक की नियुक्ति की जा सकती है। अधिकारी और सेवक की नियुक्ति की जा सकती है। मान लो किसी ग्राम पंचायत में रोजगार सहायक का नियुक्ति करना है तो ग्राम पंचायत करेगा, लेकिन विहित अधिकारी के अनुमोदन से। और ग्राम पंचायत में इसके लिए जो विहित अधिकारी है, विहित अधिकारी कौन होता है दोस्तों, तो कलेक्टर है, कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर, अतिरिक्त कलेक्टर के अनुमोदन से किसी ग्राम पंचायत में कोई ग्राम पंचायत किसी व्यक्ति को रोजगार सहायक के रूप में या किसी सेवक के रूप में, किसी कर्मचारी के रूप में अपॉइंट कर सकता है। यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्राम पंचायत का सम्मेलन, ग्राम पंचायत के सम्मेलन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ग्राम पंचायत में भी सम्मेलन होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, तो 4 प्रकार के सम्मेलन होते हैं। क्या क्या, देखिए, एक होता है प्रथम सम्मेलन, प्रथम सम्मेलन या प्रथम बैठक भी कहा जा सकता है इसको। दूसरा होता है दोस्तों आपका सामान्य सम्मेलन, सामान्य सम्मेलन। तीसरा होता है विशेष सम्मेलन, विशेष
सम्मेलन, और एक होता है आपका वार्षिक सम्मेलन। वार्षिक सम्मेलन, वार्षिक सम्मेलन, ठीक ना। हम एक एक सम्मेलन को डेप्थ में अध्ययन करेंगे कल से। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलेंगे फिर एक नई क्लास में जिसमें सम्मेलन के बारे में, गणपति के बारे में, इन सभी चीजों पे हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।